बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम ज़ंजीर अदल के साथ मैं हूं शादाब रियाज। और तहरीक इंसाफ के मिशन नूर की नाकामी के बाद अब 27 सितंबर को एक अजीम जलसे का ऐलान किया गया जो कि केपी में किया जाएगा। और ये बताया जा रहा है कि पूरे पाकिस्तान से कारकुनों को वहाँ पर मदऊ किया गया। तफसीलात इस पे हम लेंगे। अली तारिक मेरे साथ मौजूद हैं, सीनियर रिपोर्टर हैं, PTI की बीट को बड़े करीब से कवर करते हैं। स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं अदनान खालिद साहब, क्राइम की बीट करते हैं। और इनको दावत इसलिए दी है कि इस वक्त साइबर क्राइम भी बड़ा एक्टिव है, कुछ यूट्यूबर्स के खिलाफ मजीद मुकदमा दर्ज हो गए हैं। इसके अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि अगर आज पाकिस्तान ये मैच जीत जाता है एशिया कप्स के जो चौथे मरहले में, इसमें अगर पाकिस्तान जीत जाता है तो अगला मुकाबला पाकिस्तान का फाइनल जो है भारत से होगा। अब भारत के साथ पाकिस्तान का मैच हारे या जीते होता यकीनन दिलचस्प है, क्योंकि पिछला मैच हम हार गए थे। लेकिन अगर आप सोशल मीडिया पे देखें तो वो जो हारिस रऊफ ने ऐसे ऐसे किया था ना, वो इस वक्त शदीद किस्म का वायरल हुआ है और इस पे भी इंडिया वालों को शदीद मिर्चें लग रही हैं। सबसे पहले अली आपकी तरफ आते हैं जनाब। तहरीक इंसाफ का मिशन नूर नाकाम हो गया। मैं नहीं कह रहा, ये सब कह रहे हैं कि बुरी तरह वो नाकाम हो गया और शायद उसके अंदर पार्टी के अपने लोगों के अंदर भी बहुत ज़्यादा इख्तलाफ राय था। सबसे पहले तो आप इसका जवाब दें कि नाकामी की वजह क्या बनी। जो पार्टी के इख्तलाफात हैं वो कोई किसी को चौधरी मानने के लिए तैयार नहीं है, रीजंस वो बनी। और अगर आगे जो 27 का जलसा होने जा रहा है वो रीजंस तो बरकरार हैं, अभी सॉर्ट आउट नहीं की गई। अगर यही हालत रही तो वहाँ पर क्या होगा जहाँ पर बहुत बड़ा दावा किया गया है। शादाब साहब, बहुत शुक्रिया आपका। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का असल में मसला मौजूदा क़यादत का यही है कि कोई भी एक पेज पे है ही नहीं। पिछले 2 साल हो गए हैं, बानी PTI इमरान खान तो जेल में है, लेकिन जो पुरानी क़यादत थी वो आपको पता है कि कुछ रूपोश है, कुछ जेलों में और कुछ को साइडलाइन कर दिया गया। जो नई क़यादत आई है, इनके अपने मसले जो है ख़त्म नहीं हो रहे। जो बात चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर करते हैं, वो बात जो सलमान अकरम राजा साहब हैं वो सेकंड नहीं करते। जो बात सोशल मीडिया करता है PTI का, वही बात जो है PTI की क़यादत उसको सेकंड नहीं करती। और सबसे बड़ी बात ये है कि जो बात बानी PTI इमरान खान का ट्विटर हैंडल करता है वो कोई आगे मानने को तैयार नहीं है। जबकि खान साहब की जो बहनें हैं वो कई बार कह चुकी हैं कि इस ट्विटर को ये जो है खान साहब की हदायत के मुताबिक ही चलाया जाता है। लेकिन जो बानी PTI बातें करते हैं उस पर अपने ट्विटर पे, वो जो क़यादत के लोग हैं वो कहते हैं बानी PTI तो इस वक्त अंदर है, खान साहब तो जेल के अंदर है, तो ये जो हदायत ट्विटर पे आ रही है ये हम कैसे मान लें कि इमरान खान ही कर रहे हैं। ये एक बड़ी वजह है। इमरान खान इस वक्त मौजूद नहीं है, लोगों से उनकी मुलाकातें जो है बड़ी ज़्यादा कह लें कि काफ़ी टाइम बाद करवाई जाती हैं। तो ये एक वजह है कि सारे लोग जो है एक पेज पे नहीं है, हर बंदे ने अपनी जो है एक इसमें मेन इंपॉर्टेंट चीज़ तो आती है कि जो बड़े लीडर, ये एक तो बात बड़ी क्लियर है कि इस वक्त तहरीक इंसाफ को इमरान खान साहब नहीं चला रहे, तहरीक इंसाफ को सोशल मीडिया चला रहा है। शहबाज गिल साहब और आई थिंक अली मोहम्मद खान साहब के दरमियान भी कोई ऐसी इख्तलाफात की बातें सामने आ रही हैं। ये जो शादाब साहब आप बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं में इख्तलाफ है, ये मिशन नूर जो एक प्रोग्राम था इनका, ये इसी से शुरू हुआ है। इसकी बेसिकली बैकग्राउंड ये थी कि एक जर्मनी का सोशल मीडिया का कह लें या PTI का कारकुन कह लें, वो था ये, उसने वहाँ से मामला शुरू किया कि 20 सितंबर रात 9 बजे तमाम लोग PTI के अपने घरों की छतों पर खड़े होकर अजान देंगे और इस सिस्टम के हवाले से और इस मामले के हवाले से दुआ करेंगे कि इससे हमें निजात मिल जाए। ये मामला सोशल मीडिया की टीम की जानिब से शुरू हुआ, लेकिन ये चलता चलता इस कदर स्ट्रॉन्ग हो गया बयानिया कि तमाम लोग जो हैं इसको मानने फिर लग गए। और उसके बाद फिर खान साहब की जो बहनें हैं उन्होंने इसकी हमायत कर दी। जब उन्होंने हमायत की तो क्योंकि इस टाइम जो कारकुन हैं वो खान साहब की बहनों की बहुत ज़्यादा बात मान रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है ये ब्लड है, ये बात जो करता है ये खान साहब की बात करता है, जो क़यादत है वो कहीं मैनेज है, कहीं डरी हुई है। तो ज़्यादा लोग अलीमा खान साहिबा की तरफ देखते हैं। हालांकि वो कहती हैं मैं सियासत में नहीं हूँ, लेकिन मसला फिर वही है कि वो जानशीन जो है या कह लें कि जो ब्लड रिलेशन है लोग उधर ही देखते हैं। जैसे नवाज शरीफ साहब थे तो लोग कुलसूम नवाज़ को देखते थे, अब मरीम को देखते हैं। तो क़यादत चाहे खान साहब ने चेयरमैन बैरिस्टर गौहर को पार्टी का कहा है, लेकिन जो लोग अभी तक देख रहे हैं वो अलीमा साहिबा की तरफ देख रहे हैं। जब उन्होंने हमायत कर दी तो फिर सलमान अकरम राजा साहब ने भी हमायत कर दी कि मिशन नूर जो है वो सही है, होना चाहिए, जाने दें।
जब तो ये अली मामला मोहम्मद खान साहब को इख्तलाफ क्या था? अली मोहम्मद खान साहब को इख्तलाफ ये था कि जो मिशन नूर प्रोग्राम है इसके पीछे कुछ अलग तबका के या कुछ मजहबी जो टच है वो दिया गया, उनको इस पे इख्तलाफ था। मेरी उनसे बात भी हुई इस मामले पे, उन्होंने ये कहा कि इस्लामी टच जो है वो नहीं होना चाहिए या इस तरह की चीज़ें नहीं करनी चाहिए। अच्छा, उनको इख्तलाफ के साथ साथ बैरिस्टर गौहर को भी इस पे इख्तलाफ था, उन्होंने भी कहा कि मैं इससे लाताल्लुकी करता हूँ और बात भी ठीक है। ये जो लोग हैं बैरिस्टर गौहर हो गए या अली मोहम्मद खान साहब हो गए, ये खान साहब की डायरेक्शन पे चलने वाले लोग हैं। अब अगर कोई सोशल मीडिया पे आगे कोई कह दे कि आपने ये करना है और उसके मुताबिक पार्टी चलेगी तो फिर लाजमी बात है कि वो फिर तहफ़्फ़ुज़ात होंगे उस पर। लेकिन इस पर अली मोहम्मद खान साहब ने जब ट्वीट किया कि हम जो है इस से मिशन के मुताबिक नहीं हैं और इख्तलाफ करते हैं, फिर शहबाज गिल साहब ने उस ट्वीट का रद्द-ए-अमल दिया। उन्होंने भी बड़ी कह लें कि अजीब बात की, उन्होंने कहा आप हमें मिशन नूर के साथ वाले नहीं लगते, उसके साथ आप हदायतकार नूर के साथ वाले लगते हैं। तो वो अजीब सा मामला हो गया। अली मोहम्मद खान साहब की काफ़ी ट्रोलिंग भी की गई सोशल मीडिया पे। तो ये जो पार्टी के रहनुमाओं का आपस में तनाज़ा चल रहा है या जो क़यादत आपस में ही लड़ रही है, इनका फोकस मेरा ख्याल है खान साहब की रिहाई होना चाहिए, ना कि ये आपस में रिहाई होना चाहिए। अदनान, 27 सितंबर को जलसा है, पूरे पंजाब से, पूरे पाकिस्तान से, केपी से तो लोग वहाँ पर होंगे ही होंगे, सिंध, बलूचिस्तान और पंजाब से लोग जाएंगे। क्या तैयारियां की हुई हैं हुकूमत ने? जी अदनान। शदाब साहब बहुत शुक्रिया। अगर आप पहले के भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसे देखें, रैलियाँ देखें या कोई भी इनकी जानिब से जुलूस या कुछ भी इक़दामात किए गए तो वहाँ पर हुकूमत की और स्टेट की और स्पेशली अगर पुलिस की बात की जाए तो वो तैयारियाँ सबके सामने हैं। और इस बार तो एक बहुत बड़ा जलसा इनकी जानिब से ऐलान किया गया, तो इसके लिए तो पुलिस ने भरपूर तैयारियां कर रखी हैं। अभी से ही कारकुनों के घरों पे जो है वो मुसलसल पुलिस के विजिट्स जारी हैं। कई लोग कह रहे हैं ये इसको विजिट ही कहा जाता है क्योंकि पुलिस जो है इसको कहती है, पुलिस इस बात को नहीं मानती कि हम किसी को अरेस्ट कर रहे हैं। पुलिस के जराए जो हमें बताते हैं वो यही बताते हैं कि ऐसे लोगों के चेक एंड बैलेंस रखा जा रहा है ताकि निकाल रहे होंगे ना इर्द गिर्द। बिल्कुल इसमें एक लफ्ज यूज करते हैं वो डोर नॉकिंग का, डोर नॉकिंग हम करते हैं, इसके ज्यादा कुछ नहीं। तो इसी तरह आपको याद होगा लाहौर में एक जलसा था और बड़ी उसकी धूम थी और बहुत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से कंपेन भी की गई, सोशल मीडिया पर भी कंपेन की गई। वो जलसा लाहौर के अंदर के इलाकों में करने का प्लान था, पहले जो मीनार पाकिस्तान के करीब ये जलसा करने का प्लान था, लेकिन वहाँ की परमिशन नहीं मिली। तो फिर इनको कान्ना के करीब एक जगह की परमिशन मिली जहाँ पर वज़ीर आला केपी अली अमीन गंडापुर ने भी आना था। और अली अमीन गंडापुर उस जलसे में कब और कैसे पहुँचे ये आपको भी याद है और मुझे भी याद है कि जब जलसा ख़त्म हो गया तो अली अमीन गंडापुर वहाँ पर पहुँचे और वहाँ पर विजिट करके वो भी चले गए। अब पुलिस के इक़दामात उस टाइम भी काफ़ी ज़्यादा थे क्योंकि तब रिंग रोड को भी बंद कर दिया गया, लाहौर में जगह जगह पुलिस की भारी नफरी तैनात की गई थी, जितने भी दाखिली और खारजी रास्ते हैं। इस तरह पंजाब के जितने भी शहर हैं वहाँ पर कंटेनर्स भी लगाए गए थे और अब भी सेम प्लानिंग के साथ पुलिस जो है वो काम कर रही है। जो लोग स्पेशली 9 मई के केसेस में मुलव्विस हैं, जो रिहा भी हो चुके हैं और उनमें कोई मतलूब भी हैं, इनके स्पेशली घरों को बार बार जो है पुलिस चेक भी कर रही है और कई पुलिस एहलकारों की परमानेंट ड्यूटीज़ लगाई गई हैं कि ऐसे लोगों के घरों के इर्द गिर्द जो है वो गश्त करते रहे, देखते रहे, इनकी एक्टिविटीज़ पर नज़र रखी जाए। और स्पेशल ब्रांच समेत दीगर जो पुलिस की विंग्स हैं वो इस पर काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर 9 मई के भी मुकदमात में जो लोग मतलूब या जो लोग उसमें भी शामिल थे कारकुनान, उनके भी अगर जो बाहर आ चुके हैं या जो कोई अंदर हैं, उनके भी अभी तक घरों के परमानेंट जो है विजिट्स पुलिस की जानिब से डोर नॉकिंग जो अली ने बताया वो की जाती है और चेक किया जाता है। परमानेंट एक ना एक पुलिस एहलकार जो है किसी ना किसी कारकुन या रहनुमा के घर के इर्द गिर्द लगाया गया और ये पुलिस एहलकार जो है उसके मुतलका थाने का भी नहीं होता, ये किसी और थाने का पुलिस एहलकार जो है उसके एरिया में उसकी ड्यूटी लगाई होती है कि तुम्हारी सिर्फ यही ड्यूटी है, 24 घंटे तुमने इसके ऊपर नजर रखना, निकालते रहना। क्यों अली, आप बताएं क्या आपकी क्या तैयारियां जी? क्या ये तो अदनान ने तो बता दिया ना कि उनकी क्या तैयारी है, यानी कि पुलिस की क्या तैयारियां हैं और वो उनके घर के इर्द गिर्द घुमाते रहते हैं पुलिस एहलकार को। ये सादा कपड़ों में होते हैं या यूनिफॉर्म में होते हैं? बिल्कुल सिविल वर्दी में ज्यादातर होते हैं। और कई पुलिस की टीमें जो हैं, अब जब जलसे का इन्होंने अनाउंस कर दिया तो अपनी अपनी गाड़ियों पर जो जाके घरों के इर्द गिर्द गश्त भी करती हुई दिखाई दे रही हैं और कई कारकुनों को अरेस्ट भी किया गया। हमारे पास ये तफसीलात अब आई हैं और लेकिन पुलिस की जानिब से ये बाकायदा तौर पर ऐलान भी कर दिया गया कि कोई भी ऐसे नासिर जो शहर का या सूबे का या पाकिस्तान का अमन ख़राब करने की कोशिश करेंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अली, आप बताएं कि अब भी पीटीआई की जो पंजाब की मैं क़यादत की बात करता हूँ,
ये दुआएं कर रही हैं कि टाल जाए या कोई तैयारी कर रही हैं? शादाब साहब, सबसे अहम जो इस वक्त जलसा 27 सितंबर का है, ये खान साहब की डायरेक्शन पे आया कि जी हमने पेशावर में जलसा करना है। और इसमें जो सबसे अहम बात ये है कि मंगल को तमाम पीटीआई के जो एमपीएस थे और जो कायम मकाम अपोजिशन लीडर थे, ये गए थे अडियाला जेल के बाहर अवामी असम्बली लगाने। अब इन्होंने, क्योंकि पीटीआई वाले भी ट्रेन हो चुके हैं, 2-3 साल हो गए उन्हें भी पुलिस के साथ आपस में मामला देखते हुए, एक दूसरे को चोरी, इनका क्या कहते हैं वो दामन का बड़ा साथ है, ये चल दामन का साथ है। चोरी दामन का साथ है। तो पीटीआई वाले जो एमपीज हैं वो मंगल को अडियाला जेल गए थे, वहाँ से वो लाहौर वापस नहीं आए, वहाँ से वो पेशावर की तरफ पहले ही जा चुके हैं। अब वो लोग जो टिकट होल्डर्स हैं या जो इंतज़ामिया तंजीमी लोग हैं, उन्होंने जाना है। अब उन लोगों ने भी ये किया है कि 27 की जो जलसा है वो 26 की रात को निकल जाएंगे, टोलियों की सूरत में निकल जाएंगे। कुछ ने ये कहा है कि लोकल जो ट्रांसपोर्ट है उसके ज़रिए जाएंगे, तो अपनी ट्रांसपोर्ट से लोग जाने से ग्रेज करेंगे। एक तो ये है काम के लोग वहाँ पे पहुँचेंगे हर हाल में। दूसरा, जो चीफ ऑर्गेनाइजर है आलिया हमजा साहिबा, उन्होंने बड़ी सख्ती की है। उन्होंने अच्छा, वो इस वक्त केपी में मौजूद है जी, एक केस में सजा भी हुई है ना इनको? जी 9 मई में उनको 10 साल की सजा हुई है। और वो भी जो है इस वक्त लाहौर में तो नहीं है या मैदान में तो नहीं है। मेरा ख्याल है कि पीटीए के ज़्यादातर लोग जो हैं केपी के में ही रूपोश हुए हैं। अच्छा, उन्होंने ट्वीट ये किया है और वो बड़ी सख्त है। आप ऐसे कह रहे हैं केपी के में वो कई ऐसे होते हैं जो इस्लामाबाद से भी पकड़े जा रहे हैं, उस पर हम बात नहीं करेंगे। वो फ्लैट से पकड़ा जा रहा है, कोई कहीं से पकड़ा जा रहा है, तो इसलिए इसको जरा कि सारा कुछ केपी पे ना डालें। चलें ऐसे कर लेते हैं, केपी के में या गिरदो नवाब में कह लें। जो केपी के में लोग हैं इस वक्त, उन्होंने आलिया हमजा साहिबा ने ट्वीट किया है कि तमाम जो ये जलसा होगा पेशावर में, वहाँ पे जो पहला आपका कैंप लगेगा वो लगेगा पंजाब का कैंप, और वहाँ पे बाकायदा एक हाज़िरी रजिस्टर होगा जहाँ पर आलिया हमजा की टीम बैठी होगी। जो भी वहाँ पर लाहौर से पंजाब से जाएगा उसकी वहाँ पे हाज़िरी लगेगी कि फ़लाना एमपीए आया, कितने बंदे लेके आया, टिक कर दो। जो लोग नहीं आएंगे उनको जो है फिर नोटिस होगा या उस हवाले से, इसके हवाले से काम किया जाएगा। और जहाँ तक रेड्स की शादाब साहब आप बात कर रहे थे, तो बिल्कुल रेड्स तो शुरू हो गई हैं। कल रात ही जो पीटीआई के मुतल्लिका एमपीएज़ हैं मुख्तलिफ रेड ना कहे विजिट, सर पुलिस इसको विजिट ही कहती है। पुलिस ये कहती है हमने किसी को अरेस्ट, पुलिस की जानिब से क्लेम नहीं किया जाता और पुलिस इस बात को एक्सेप्ट करने को तैयार ही कुछ भी नहीं मानती। वो तो फलक जवेद का भी नहीं मान रही थी, बाद में एनसीसीआई जो है वो मानी है। लेकिन अहम चीज़ ये है कि रात को जो पीटीआई के एमपीएज़ हैं उन्होंने बाकायदा फुटेज भेजी कि उनके जो डेरे हैं, जैसे एक अगर मैं नाम भी लूँ, एमपीए जो राना शहबाज है, वो पिछले प्रोग्राम में भी यहाँ पे आए थे, उनके घर पे रेड हुई। वहाँ से उनका दावा ये है कि राना इस्माइल जो उनका कोई कह लें कि डेरे पे बंदा बैठा हुआ था, उसको गिरफ्तार भी कर लिया और फुटेज भी उन्होंने भेजी। तो इस तरह तमाम जो पीटीआई के 106 एमपीएस हैं, उनके आस्ता आस्ता ये चीज़ें आना शुरू हो गई हैं कि जी हमारे घरों में, हमारे डेरों पे पुलिस आ रही है और वो वहाँ से निकल कर पहले किसी सेफ जगह पर पहुँच गए हुए। चलें अली, आखिरी सवाल इस टॉपिक पे करूँगा क्योंकि ब्रेक का इशारा किया जा रहा है। सलमान अकरम राजा साहब तनाज़ात का शिकार हैं। एक तो ज़ाहिर है वो ज़रा, मैंने आपको पहले भी कहा था कि एज अ लॉयर मैं उनको बड़े अरसे से जानता हूँ, तो वो घुलने मिलने वाले नहीं, अपने मिजाज से हट के सियासत में आ गए और अब सियासत में भी आए हैं। तो कभी कोई उनको कह रहा है बुरा भला कह रहा है, कोई उनको बुरा भला कह रहा है। पार्टी के अंदर की मैं बात कर रहा हूँ, ये क्या वजह? और सलमान अकरम राजा साहब को तो बड़ा एक अहम ओहदा मिला है और अगर उन्हें बानी इमरान खान साहब को कोई इख्तलाफ होता तो उसको साइड पे कर देते। वो रिजाइन भी 2-3 दफ़ा कर चुके हैं, लेकिन बानी पीटीआई नहीं छोड़ते उनको, कहते नहीं आप ही रहोगे। असल में शादाब साहब, सलमान अकरम राजा साहब जो हैं, जैसे कि आपने भी पहले ही बात की थी कि वो जो हैं एक बड़े वकील तो हैं, लेकिन सियासत में आना और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो बड़ी जमात है उसके लोगों के अंदर कितने मुतनाज़ा लोग हैं और ग्रुप्स हैं, और यहाँ पे सियासत करना बिल्कुल अलग चीज़ है। सलमान अकरम राजा साहब जो हैं वो ये सारी चीज़ों से, उनका मजाज सियासतदानों वाला इस वजह से नहीं है क्योंकि पीटीआई लाहौर में ख़ास तौर पर 2-3 बड़े ग्रुप्स हैं और वो एक तरफ अगर जाते हैं तो दूसरा ग्रुप उनकी टांग खींचने लग जाता है, और अगर एक ग्रुप की तरफ जाते हैं तो दूसरा जो ग्रुप है वो उनके खिलाफ प्रोपोगंडा करना शुरू कर जाता है। तो ये एक बड़ी अहम बात है। सलमान अकरम राजा साहब ने जो किया था, इस्तीफ़ा दिया था, वो 1-2 बार कह चुके हैं कि मैं खुद इस जॉब से जो है वो नहीं हूँ, मैं तो इमरान खान साहब की मोहब्बत में आ गया था पार्टी में और उनके केसेस वगैरह लड़ता था, मुझे लीगल टीम में ही रहने दिया जाए, लेकिन खान साहब ने कहा नहीं आप ओहदा लड़ गए। तो वो आपकी बात ठीक है, उनका मजाज जो है वो सियासतदानों वाला नहीं है और यहाँ पर बाकायदा ग्रुप
ग्रुप्स हैं, एक आपको पता है लाहौर में 2 बड़े ग्रुप्स थे, मियां असलम इकबाल साहब, हमाद अजहर ग्रुप। वो जब एक ग्रुप की तरफ जाते हैं तो दूसरा ग्रुप कहता है कि आपने इनका बंदा लगा दिया, जब वो दूसरे ग्रुप का कोई बंदा लगाते हैं तो वो पहला ग्रुप कहता है आपने इसका बंदा लगा दिया। तो ये जो मामला था ये शुरू दिन से पीटीआई में, और वो भी इसका शिकार कई बार हो चुके हैं। अल्लाह कामयाब करे जी, देखें क्या बनता है उनका, क्या नहीं बनता। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो एशिया कप में जो सूरत हाल पैदा हो रही है और आगे क्या सूरत हाल पैदा होगी, इस पर अपने मेहमानों से डिस्कशन करेंगे। प्रोग्राम में खुशामदीद। और एशिया कप सुपर 4 मरहला पाकिस्तान और बांग्लादेश का मैच आज हो रहा है, और ये मैच जो जीतेगा वो फाइनल में भारत का सामना करेगा। पाकिस्तान और भारत का मैच जब भी हो यकीनन ज़्यादा छोड़ जाता है, अगर हम जीतें या हारें, लेकिन ग्राउंड के अंदर हमारी टीम राज करती है। हारिस रऊफ की अगर हम बात करें तो मुझे ज़ाती तौर पर कभी उनकी कोई परफॉर्मेंस इतनी इम्प्रेसिव नहीं लगी, लेकिन जो वहाँ पर उन्होंने ऐसे ऐसे करके जहाज़ चलाया ना, यकीन करें कि दिल जीत लिया उस जहाज़ ने। अदनान, आपसे पहले चलते हैं, पहले अली से पूछ लेते हैं, क्योंकि आपसे तो मैंने इस पर थोड़ी सी टेक्निकल चीज़ें भी पूछनी है कि अब ये मैच में आगे क्या होगा, कैसे होगा, हमारी टीम कैसी है। अली, क्या मजा आया आपको? शादाब साहब, जिस दिन मैच हो रहा था पाकिस्तान इंडिया का पहले वाला, आपको पता कि हम लोग फील्ड में जाके रिपोर्टिंग वगैरह कर रहे थे और लोगों के इंटरव्यूज़ ले रहे थे। तो सबसे पहले तो पाकिस्तान इंडिया के मैच में आपने बिल्कुल ठीक है, लोगों का होता है कि किसी तरह इंडिया को हरा दें, और वहाँ पे जो स्क्रीनें लगी हुई थी, एक पूरा माहौल बना हुआ था लोगों का बहुत ज़्यादा। एक तो ये था कि बाबर को और रिजवान को वापस लेके आया जाए। लोग इतने ज़्यादा, जब हम किसी से पूछते थे कि बाबर टीम में नहीं है तो सलमान अली आगा साहब वो कहते नहीं, बाबर आजम की हम फ़ैन है, वो क्यों नहीं है, रिजवान क्यों नहीं है। लोग इस तरह की बातें करते थे, और उसके बाद जब हम उन्हें टीम के लोगों के नाम बताते थे, या कुछ लोगों को तो पता था, तो वो लोगों को बिल्कुल भी लोग इनसे इल्म ज़्यादा नहीं था। कुछ लोगों ने तो यहाँ तक बात की कि बाबर आजम या रिजवान अगर टीम में नहीं है तो हम मैच ही नहीं देखते। फिर दूसरी बात, इंडिया वाले मैच से लोग ये उम्मीद लगाते हैं पाकिस्तान इंडिया में कि चलो आप हार गए हो लेकिन अच्छा खेल खेलो, चला के आओ ना ग्राउंड में है। टफ टाइम दो इंडिया को, और उसके बाद वो कहते थे पूरा मुकाबला होना चाहिए, पूरे सींग फसाएं। लेकिन जब वो भी नहीं होता तो फिर लोग बड़े मायूस होते हैं। बिल्कुल ये चीज़ हमने अदनान, क्यों नहीं सींग फंसा पा रहे जी हम इंडिया के साथ? क्यों हम, मतलब फिर वही बात है कि पॉपुलैरिटी, सोशल मीडिया आप उठा के देखें, ट्विटर देख लें, आप टिकटॉक देख लें, जहाँ भी देखेंगे आपको वो नज़र आ रहा है, चाहे वो इंडिया में है चाहे पाकिस्तानी है। ग्राउंड के अंदर हम क्यों नहीं हरा पाते उनको? ये बात आपने बहुत अच्छी की है शादाब साहब के एक्शंस से कुछ नहीं होगा, हमें कुछ करके दिखाना होगा। बेसिकली जो इंडिया के साथ 2 मैचेस खेले, इसमें सबसे बड़े फेलियर्स की वजह पता क्या थी कि हम प्रेशर के साथ अंदर गए थे ग्राउंड में। हमारा कोई भी प्लेयर इंडिविजुअल परफॉर्मेंस को देख रहा था, हर प्लेयर ये नहीं देख रहा था कि टीम परफॉर्मेंस क्या होनी चाहिए। अगर साइम अयूब की बात की जाए तो 4 मैचेस अभी तक वो खेल चुका है एशिया कप के, और इससे पहले भी ट्राई नेशन सीरीज़ खेली और कुछ मैचेस पहले भी। उसने किसी मैच में लगातार कोई 7-8 मैच हो चुके हैं, कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस नहीं दी जो पाकिस्तान टीम को कोई मैच जितवाने वाली परफॉर्मेंस हो। इवन इंडिया के खिलाफ दोनों मैचों में उसकी परफॉर्मेंस बिल्कुल, इवन उसने 3 मैचों में लगातार 0 स्कोर किया, हैट्रिक की गंडों की, तो उसको हम साथ लेके चल रहे हैं। बाबर आजम जैसा प्लेयर जो कि एक टॉप प्लेयर है, जिसको पूरी दुनिया जानती है, उसको हम उसकी स्ट्राइक रेट की वजह से T20 टीम से बाहर कर देते हैं। चले कैप्टनसी तो हटा दिया, लेकिन उसको T20 टीम से भी हम बाहर कर देते हैं। साइम अयूब की जगह हसन नवाज को जो परफॉर्मेंस करते आ रहे थे वो 2 मैचों में नहीं चले, उनको बाहर बिठा के फौरी तौर पर हुसनैन तलत को टीम में ले आया। और इंडिया के खिलाफ जो आखिरी मैच हारे, उसमें सबसे बड़ी वजह ये थी कि हमने इतना खूबसूरत बैटिंग में स्टार्ट किया, 10 ओवरों में 91। उसके बाद जैसे ही साइम अयूब आउट हुआ दूसरा प्लेयर, तो हमने फौरी तौर पर अपना बैटिंग ऑर्डर, पता नहीं क्यों प्रेशर में आके या कैप्टनसी इतनी पुअर क्यों की गई तब, कि हमने फौरी तौर पर अपना बैटिंग ऑर्डर ही चेंज कर दिया। अच्छा, एक चीज मुझे बताएं, हमने कैप्टन पे इल्जाम लगा दिया है, क्या ये जब ग्राउंड के अंदर फैसले हो रहे होते हैं, ये फैसले कैप्टन के ही 100% होते हैं, या मेरे आप जैसे कुछ चौधरी ऊपर बैठ के और मशवरे भी दे रहे होते हैं कि इन्हू भेज दे? नहीं शादाब साहब, ये आपकी बात, बहुत अच्छा सवाल किया आपने कि अभी जो पाकिस्तान में कैप्टनसी कौन कर रहा है, वो ये इशू चल रहा है कि सलमान अली आगा को कैप्टनसी दी इसलिए गई थी कि वो मैच्योर प्लेयर हैं। उन्होंने कोई इतनी ज़्यादा इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं अभी तक खेली हुई, लेकिन वो मैच्योर हैं, एज फैक्टर, वो 30+ उनकी एज है, मैच्योर हैं, कूल हैं, काल्म हैं, बात सुनते हैं और अपनी बात पहुंचाते भी हैं। माइक हेसमैन जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कोच हैं, बेसिकली बाहर से कैप्टनसी सारी वही कर रहे हैं,
वो सिर्फ पैगामात उनके आगे जो हैं ग्राउंड पे आते हैं कैप्टन को, और कैप्टन उनको इम्प्लीमेंट करता है। बैटिंग ऑर्डर के बारे में भी हमारे ज़रा ये बताते हैं कि बैटिंग ऑर्डर जो पाकिस्तान टीम का इंडिया के अगेंस्ट चेंज किया गया, वो भी बाहर बैठे कोच ने किया कि जहां मोहम्मद हारिस को भेजना था 3 डाउन 2 आउट के बाद, वहां पर फौरी तौर पर हुसनैन तलत जो कि पहला मैच खेल रहा था पूरे टूर्नामेंट में और इससे पहले कई अरसे से वो इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेला, उसको हमने भेज दिया। तो ऐसा प्लेयर जब विकेट पे जाएगा तो वो तो कहेगा भाई मेरी तो इतने अरसे बाद भारी लग रही है, टीम में आया हूँ तो मैं तो अपनी जगह बनाऊं, टुक टुक करूं, सिंगल डबल करूं, विकेट बचाऊं। जी अली, आपके ख्याल में क्या है, इंडिया पाकिस्तान का फाइनल अगर होता है तो कितने % इम्कान है पाकिस्तान के जीतने के? हमारी ख्वाहिशात अपनी जगह पे। इर्शाद साहब आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि उम्मीदें तो पाकिस्तान ने फिर लगा लेनी है कि पाकिस्तान जीत जाए और सारा कुछ हो जाए, लेकिन एक बात अदनान ने बड़ी अच्छी की, जो कि लोग भी, जो कि अवाम भी पाकिस्तानी टीम से उम्मीद लगा के बैठी हुई है कि इनको डट के खेलना चाहिए, इनको डरना नहीं चाहिए। ये चाहे जो है मैच हार जाए लेकिन इनकी जो आंखों में डर है वो नहीं होना चाहिए, प्रेशर नहीं होना चाहिए, खुल के खेले, जो होगा देखा जाएगा। ये लोग जो हैं पाकिस्तानी टीम से उम्मीद लगाते हैं। जब आजकल की जो यंग जनरेशन है, जब वो शुएब अख्तर को बॉलिंग करते वीडियो क्लिप्स देखती है या वसीम अकरम को क्लिप्स देखती है तो वो कहती है ये बॉलर्स थे, ये टीम थी। और वो कहती है कि देखो वो कैसे डट के बॉलिंग करते थे, 2-3 बाउंस भी मार देते थे। वहीं पे जो बैट्समैन था वो ज़रा मेंटली तौर पे, फिजिकली तौर पे हो जाता था कि नहीं ये बाउंस भी मार। तो इस तरह की लोग जो है ना, जो लोगों की उम्मीद है वो इस तरह की टीम से है उम्मीद। ये इसमें मैं आपको शदाब साहब एक बात बताऊं कि इंडिया की टीम को इस टाइम जो इतनी अच्छी उनकी परफॉर्मेंस जा रही है ना थ्रू आउट टूर्नामेंट, कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी टीम नहीं है, कोई वो जिन नहीं है, कोई बला टीम नहीं है। लिटरली उनको कोई भी अच्छी टीम जो होगी ना, वो उनको ये मैच इस लेवल की टीम को इंडिया की बहुत इजीली मैच हरा सकती है। ठीक है, सिर्फ प्रेशर गेम है। इंडिया को 2 एज हैं। सबसे बड़ा एज वो 13 प्लेयर्स के साथ, 14 प्लेयर्स के साथ खेलते हैं, 3 अंपायर्स भी उनके साथ होते हैं। ठीक है, ये तो सबको पता है। और ये 2 मैचेस में हो चुका है कि पहले मैच में मैच रेफरी वाला इशू, और दूसरे मैच में जो इंडिया के साथ हुआ फखर जमान का गलत आउट थर्ड अंपायर ने दिया टीवी स्क्रीन पर देखकर भी, वो देखकर भी उसको आउट देना, वो एक इलॉजिकल थी। दूसरा सबसे बड़ा एज जो है इंडिया की तरफ से एक ही प्लेयर है जो इस टाइम परफॉर्म करता जा रहा है लगातार और इंडिया को स्कोर करके दे रहा है और ऊपर से ही प्रेशर बिल्ड कर देता है, वो है अभिषेक शर्मा। उसकी अभी तक हमारी बॉलिंग जो है वो इतनी अंडर प्रेशर है और इतनी पुअर बॉलिंग हम कर रहे हैं कि इंडिया के खिलाफ इतना अच्छा टारगेट देके भी 172 शाहीन अफरीदी को नहीं आ रहा, बेचारा मार खा के चला जाता है। वो अभिषेक शर्मा एक ना डर बैट्समैन है। उसकी क्वालिटी ये है कि वो मारदार पे बिलीव करता है। ठीक है, उसकी ये कैटेगरी है। और जो प्लेयर मारदार पे बिलीव करता है उसको आप जब विकेट से बाहर बोल देंगे ना तो वो आपको मारेगा ही मारेगा। उसको अगर आपने खिलाना है या उसको पकड़ना है तो उसको विकेट टू विकेट बॉल खिलाना होगा। और पूरे मैच में पाकिस्तान के उस 19 ओवर्स में जो इंडिया को 18 ओवर लास्ट मैच में किए गए, कोई बॉल अभिषेक शर्मा को विकेट टू विकेट नहीं की गई 5-6 बॉलर्स की जानिब से। ये हमारा सबसे बड़ा फेलियर था और हमारी बॉलिंग इस टाइम इंतहाई पुअर है। अल्लाह खैर करे। अली आप अपना दे दें फिर इसका देख शदाब साहब, इसमें मैं एक बात ऐड करना चाहूँगा। मैं भी कुछ दिन पहले एक इंटरव्यू देख रहा था, पुराना इंटरव्यू था। शुएब अख्तर साहब और शहनशाह अफरीदी दोनों खड़े हुए थे, बातचीत कर रहे थे। तो वो कहते हैं, शुएब अख्तर साहब ने कहा कि मुझे शहनशाह अफरीदी से एक ही गिला है कि बॉलिंग तो ये बड़ा अच्छा करते हैं लेकिन जो इनका बैट्समैन है जो इनके सामने होता है वो डरा नहीं होता है इनसे, और 2-3 बाउंस भी कर दिया करो। तो शहनशाह अफरीदी ने कहा कि नहीं वो बस ऐसे नहीं वैसे, मतलब कि वो लोग वही चीज़ मिस करते हैं आज तक, चाहे मैच पाकिस्तान हार जाए जीत जाए, लेकिन हमें जो है ना वैसे मेंटली तौर पे या कहने की एक साइकी है कि हमें ऊपर होना चाहिए, बर्तरी होनी चाहिए, देखिए शोएब अख्तर तो ऐसा प्लेयर था कि जब पाकिस्तानी टीम के साथ उतरता था तो मुखालिफ टीम ओ फेर आ गई। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो साइबर क्राइम ने जो एक्टिविटीज शुरू की हैं यूट्यूबर्स के खिलाफ, इस पर बात करेंगे। एक मरतबा फिर खुशामदीद। अदनान, साइबर क्राइम ने आपने स्टोरी भी फाइल की है जिसमें कुछ यूट्यूबर्स के खिलाफ मुकदमात दर्ज किए हैं। ये कौन कौन है और क्या वजह क्या बनी है, क्यों इनके खिलाफ मुकदमात दर्ज किए जा रहे हैं, क्यों कबख्ती आई है? पहले तो ये बड़ा इनके तो पांचों घी में सर कढ़ाई में कमाई पैसा ही पैसा, क्या हो गया अचानक? शदाब साहब, यूट्यूबर्स ने भी तो पूरे पाकिस्तान को, इस तरह के कई यूट्यूबर्स हैं कि सर पे उठा लिया था। हम सबको नहीं कहेंगे लेकिन इस तरह के यूट्यूबर्स जो खुद को इन्फ्लुएंसर तो कहते हैं लेकिन उनमें इन्फ्लुएंसर्स वाली कोई क्वालिटीज़ आपको, अगर आप उनके वीलॉग्स देखें तो आपको कहीं से भी दिखाई नहीं देंगी। कोई कुछ दिखा रहा है, कोई गालम गलोच दिखा रहा है, कोई बदमाशी का कल्चर दिखा रहा है, कोई बाहर गली मोहल्लों में अजीबो गरीब हरकतें करके दिखा रहा है, कोई अपनी पूरी फैमिली को दिखा रहा है।
तो ये तो सारी हरकत इनकी थी, ठीक है। लेकिन इन हरकत के साथ साथ इन यूट्यूबर्स ने जब ये देखा कि बहुत पैसा आ रहा है, हमें एड्स मिल रहे हैं, कभी कोई लोकल कंपनी आके दे रही है, फिर इनको किसी लोकल बंदे ने, कि इंटरनेशनल माफिया ने आके रब्ता किया कि आप हमारी ये वेबसाइट्स प्रमोट करें, एप्लीकेशंस प्रमोट करें। अब वो एप्लीकेशंस और वेबसाइट्स जो थी, वो उनमें सबसे ऊपर जो आती है वो है बैटिंग ऐप्स, जो कि अब लाहौर में, पाकिस्तान में, मैं तो लाहौर में रहता हूँ तो मैं बताऊँ, लाहौर में इस टाइम वो बैटिंग ऐप्स बहुत ज़्यादा कॉमन हो चुकी हैं और कई छोटे बच्चे भी इसमें मुलविस पाए जाते हैं। इनके एड्स उन्होंने पैसे लेकर, लाखों रुपए लेकर, डॉलर्स में कमाइयाँ मिलती थी इन एड्स को करने की, वो करने शुरू किए। फिर दूसरे इन्होंने एड्स करने शुरू किए, इन्होंने ट्रेडिंग ऐप्स के एड्स किए, जो कि फेक ट्रेडिंग ऐप्स होती थी, जो लोगों से पैसा इकट्ठा करती थी और उसके बाद वो गायब हो जाती थी। उन ट्रेडिंग ऐप्स का कोई नामो निशान नहीं बचता था। उसमें भी लोगों के करोड़ों रुपए का, अरबों रुपए का बल्कि नुकसान हुआ और कई NCCIA के पास उस हवाले से भी एप्लीकेशंस आई हैं। इन्होंने उनकी एड्स के थ्रू पब्लिसिटी की, जिसमें सबसे पहले तो डकी भाई पकड़े गए। डकी भाई अलमारूफ, जो जिनका असल नाम सादुर रहमान है, सादुर रहमान साहब ने जब पकड़े गए। भाई क्या ये भाई बड़े भाई वाला भाई है या भाई लोगों वाला भाई है? नहीं सर, उसने अपने आप को सोशल मीडिया पर पॉपुलर करने के लिए एक नाम अपना इंट्रोड्यूस करवाया और उस नाम से उसकी पहचान बन गई। जैसे एक बहुत मशहूर टिकटॉकर है पतलू, उसने अपनी पहचान पतलू के नाम से नानी वाला भी, नानी वाला, उसने अपनी नानी की पहचान अपने साथ जोड़ी हुई है, ठीक है। उसका असल नाम नदीम मुबारक है। अब ये नानी वाला की तरफ भी आते हैं। सादुर रहमान जब पकड़ा गया, उसके बाद 23 से 25 दिन का उसका पहले फिजिकल रिमांड हुआ, फिर वो अभी तक जुडिशियल रिमांड पे है, वो अभी तक बाहर नहीं आ पा रहा, ठीक है। उसके बाद इन्होंने बाकी यूट्यूबर्स, टिकटॉकर्स को भी, वो कहते हैं ना पंजाबी में, सदना शुरू किया, ठीक है। NCCIA ने जब उन्हें बुलाया तो आपको पता है इनके पास पैसा आ गया हुआ है, तो ये अपने आप को हीरो समझते हैं, अपने आप को बड़ा हैवी शो करवाते हैं। कई यूट्यूबर्स ऐसे हैं जो पाकिस्तान छोड़ के बाहर भाग चुके हैं और बाहर से बैठ के वो इदारों पर भी हमले कर रहे हैं, इदारों के खिलाफ भी बोल रहे हैं, लेकिन इदारे अभी तक उनको उस तरह ट्रीट नहीं कर रहे जिस तरह वो किसी और को लोग हैं। मैं आपको बताऊं, लोगों को लगता है, अली की तरफ आते हैं कि जर्नलिज्म करना बड़ा आसान काम है। आपको पता है जर्नलिज्म करने के लिए सबसे पहले आपको अपने दिमाग को मुसलसल हाजिर रखना पड़ता है कि आप बोल क्या रहे हैं, आप लिख क्या रहे हैं, आपके बोले की क्या अहमियत है, आपके लिखे की क्या अहमियत है। आप किसी थड़े पे बैठ के ऐसी बातें नहीं कर रहे कि साथ वाला सुनेगा, घर जाएगा, सो जाएगा। जर्नलिस्ट होना एक मुश्किल काम है, लेकिन यूट्यूबर्स ने या यूट्यूब ने एक ऐसा प्लेटफॉर्म दे दिया कि जिसका जो दिल करता आता है, लेकिन वो जर्नलिस्ट नहीं है, तो इसलिए वो अक्सर इस तरह की चीज़ें बोल जाते हैं जो बाद में उनके लिए भी मसाइल का बायस बनती हैं। जी अली, अब ये कौन कौन अदनान पकड़ा गया जिसका FIR हुई है? शादाब साहब, ये फिर यही बात मैं कंटिन्यू करने लगा था। फिर जो है अब 6 FIRs हो चुकी हैं। 3 बार इन 6 बंदों को जो है NCCIA ने तलब किया। आप इनकी नवाबजादगी का आलम देखें कि इन्होंने एक दफ़ा भी पेश होना। शादाब साहब, इसमें एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा, वो ये है कि ये जो टिकटॉकर्स हैं या यूट्यूबर्स हैं, ये देखें, ये हमारा भी ना 2 फेस है। एक तरफ इन लोगों को नोटिस आते हैं, बताया जाता है ये गलत काम कर रहे हैं, मतलब कि अब पतलू के वाले से ही देखा जाए तो वो क्या कुछ करता है अपनी स्क्रीन पे या वो अपने टिकटॉक लाइव पे कि एक अदारा हमारा NCCIA उसको अभी नोटिस नहीं किया तो नोटिस आगे आने वाले दिनों में कर देगा, या जो डकी भाई है या जो रजब है, इनके हवाले से अदारे कहते हैं कि ये गलत लोग हैं, अच्छे लोग नहीं हैं। लेकिन दूसरी तरफ हमारे बहुत अच्छे बड़े सीनियर ज़ीरक सियासतदान इनको बुलाते हैं, इनको बुलाकर पास बढ़ाते हैं, इनको शील्ड पेश करते हैं। अब आम आदमी जो देखने वाला है या जो आम पब्लिक है वो क्या सोचेगी? इस पे भी तो ज़रा नोटिस नहीं तो कम से कम सियासतदानों से भी गुजारिश है कि हर मशहूर आदमी, हर वो आदमी जिसके मिलियंस में व्यूज़ हैं, वो हर चमकने वाली चीज़ सोना नहीं होती। अदनान खालिद जी, आप कुछ कह रहे हैं? अच्छा, अब ये जो FIRs हुई हैं, ये 6 लोग जो हैं, जिसमें रजब भट्ट, अंस अली, हुसनैन और इकरा कंवल, नदीम मुबारक, ये लोग शामिल हैं और एक हुरैरा नाम का यूट्यूबर है। ये 6 लोग शामिल हैं और उनको तकरीबन 3 दफ़ा नोटिस किए गए कि 3 दफ़ा मौका दिया गया NCCIA की जानिब से कि आएँ, अपना मौक़िफ़ पेश करें। ये बैटिंग ऐप्स को आपने प्रमोट किया है और अभी ये 6 नहीं है, अभी दर्जनों हैं। कईयों के लिंक्स उन्होंने निकाल के रख भी लिए हुए हैं और कईयों को भी मजीद नोटिस होंगे, क्योंकि जब सादुर रहमान अल मारूफ डकी पकड़ा गया था तभी हमें हमारे ज़राए ने ये खबर दे दी थी NCCIA के कि ये मजीद लोग जो हैं अब इनकी
जो है गिरफ्त में आने वाले हैं इस तरह की वेबसाइट को प्रमोट करने वाले। और गैर अखलाकी हरकत जो ये डिजिटल नेटवर्क्स पर करते हैं, सोशल मीडिया पर करते हैं, इस तरह के लोग जो हैं ये NCCIA के शिकंजे में आने वाले हैं, जिसके बाद कई लोग बाहर भी भाग गए, भागने में भी कामयाब हो गए, या टाइमों टाइम उन्होंने कहा हम निकल जाते हैं, हम गिरफ्तार नहीं होंगे, हमारे ऊपर ऐसा कुछ नहीं होगा। 3 नोटिस इन 6 अफराद को किए गए। इन 6 अफराद में से किसी ने जहमत नहीं की कि एक दफ़ा आके अपना मौक़िफ़ पेश करे, अपनी बेगुनाही साबित करे। बेगुनाही साबित कैसे करनी थी? बताना था कि ये बैटिंग ऐप्स का पैसा आपको कहाँ से आया प्रमोशन के लिए, किन लोगों को की तरफ से ये पैसे हैं। क्योंकि हमारे ज़रा ये बताते हैं कि डक्की जब अरेस्ट हुआ तो डक्की ने ये बात मानी है कि जितने भी पाकिस्तान में यूट्यूबर्स ने इस तरह के प्रमोशनल एड्स किए हैं, उनको ये प्रमोशनल ऐड उस पार्टी से उन्होंने ही दिलवाए हैं, ठीक है। और उसके बाद इन लोगों तक पैसे जो है उसी पार्टी के थ्रू पहुंचे हैं। और इसमें डक्की का मैनेजर भी जो है वो भी गिरफ्तार हो चुका है बहरिया टाउन के इलाके लाहौर से, तो उससे भी अभी तक तफ्तीश जारी है। ये 6 लोगों के खिलाफ अब FIRs हो चुकी हैं। अब ये जमानतें वगैरह लेते हैं या नहीं लेते, अब ये गिरफ्तार होंगे तो फिर इनके हवाले से एक सिंपैथी कैंपेन भी चलेगी, वो आपके सामने होगी, जैसे डक्की के हवाले से भी चलती आई। लेकिन जब ये लोग इस तरह हमारी नौजवान नस्ल में इस तरह की चीज़ें फैला रहे होते हैं, इस तरह की चीज़ों को प्रमोट कर रहे होते हैं, तब हमारा कोई भी वो एक जो हमारी सोसाइटी है इस तरह की जो कहती है कि ये लोग अच्छा कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो अपना कमा रहे हैं, कमाएं, सो बिस्मिल्लाह, हर इंसान का हक है वो कमाए, लेकिन हमारी नस्ल के साथ इस तरह का तहस नहस ना किया जाए। बहुत शुक्रिया, इस तरह के लोग बिल्कुल ख़त्म हो गया। अदनान खालिद आपका, अली तारिक आपका। नाज़रीन, इस जुमेरात इतना ही। ज़ंजीरी अदल के साथ फिर हाजिर होंगे। शादाब रियाज को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।